So the next division of plant kingdom is division gymnosperm. These are the plants with naked seeds or seeds without fruits. They are included in phanerogams. As you know, when we have discussed about the classification of plant kingdom, the two basic divisions were phanerogams and cryptogams. Cryptogams we have already studied, that are seedless plants in which thallophytes, bryophytes and pteridophytes are included. And now the division gymnosperm, they are called phanerogams because these are plants with seeds. Okay, so their seeds are present but they are naked. Naked means they are not covered with any kind of structure because flowers are absent. Because जो इसका next division है, which is the last division of kingdom Plantae, that is angiosperms, they are called flowering plants because they have flowers in them in which the ovule is there, ovary is there, that is why the seeds are covered. लेकिन यहाँ पे क्या है, seeds बन तो गए हैं but अभी भी वो covered नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम आगे आगे डिवीज़न में बढ़ते जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी, लेकिन स्लोली ओके. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेकेड सीड्स? Seeds remain exposed over the surface of megasporophylls because they are not folded to form pistils. अगर हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स की बात करते हैं, जैसे आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी हुआ है छोटी क्लासेस में कि फ्लावर्स जो होता है उसका अगर आप फीमेल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरह से होता है ना, ये स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है, ये ओवेरी होती है. ठीक है, और ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम पिस्टिल भी बोलते हैं. ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल. उससे पहले का जो स्टेज है, पिस्टिल से पहले का स्टेज, उसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल. जैसे कि मैंने आपको बताया ऑल डिविजन्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो पिस्टिल सबसे पहले क्या थे, नॉर्मल, कुछ भी ऐसे सेपरेशन नहीं था, मेल और फीमेल थैलस जो था, आर्किगोनिया और एंथीरोजोइड्स वगैरह थे. उसके बाद फिर स्पोरोफिल्स, जैसे लीफ डेवलप हुई तो मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल आए. अब माइक्रो और मेगास्पोरोफिल के बाद फिर क्या आ जाएगा, पिस्टिल. वो किस में प्रेजेंट होता है, एंजियोस्पर्म्स में. तो ये जो मेगास्पोरोफिल्स होते हैं, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर मेगास्पोर्स फॉर्म होते हैं या ओवम फॉर्म होता है, वो क्या करते हैं, फोल्ड होके पिस्टिल का शेप ले लेते हैं. तो उससे पहले का जो स्टेज है दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड मेगास्पोरोफिल, जो कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है. अब जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, मेगास्पोरोफिल एज सच रहते हैं, एक्सपोज रहते हैं, वो फोल्ड होके पिस्टिल का शेप नहीं लेते. इसी वजह से जो उनके अंदर सीड्स फॉर्म होते हैं वो एक्सपोज रह जाते हैं. तो इसका मतलब होता है एक्सपोज या नेकेड सीड्स. क्लियर? सो दिस इज द feature, the main important feature of gymnosperm. Otherwise they are well developed, root, stem, leaves, everything is present, vascular tissues are present. but एक चीज़ है कि vascular tissues जो होते हैं, जाइलम, जैसे जाइलम में 4 थिंग्स होते हैं, जाइलम, पैरेन्काइमा, ट्रैकिड्स, वेसल्स. तो इसके अंदर क्या होता है, जो वेसल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं. ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जाइलम के सभी कंपोनेंट्स होते हैं एक्सेप्ट वन, दैट इज वेसल्स. सो वेसल्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, अदरवाइज जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर प्रेजेंट. एंड इन दिस टोटल 900 लिविंग स्पीशीज आर इंक्लूडेड इन जिम्नोस्पर्म्स. दीज आर पेरेनियल एंड वुडी प्लांट्स. तो ये बशेज या ट्रीज़ की फॉर्म में हमें दिखते हैं, क्योंकि उससे पहले वाले जो प्लांट्स थे टेरिडोफाइट्स, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे, ट्रीज़ वगैरह फॉर्म नहीं हो रही थी उसमें, बस एक स्पोरोफाइट जो है स्ट्रक्चर था, लीव्स थी, स्टेम थी, टेंडर डेलिकेट स्टेम थी. लेकिन यहाँ पे वो प्रॉपर ट्री की फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं. ठीक है, स्पोरोफिल की अगर हम बात करें तो वही, इसके अंदर भी स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये टेरिडोफाइट से आए हैं. तो 2 टाइप के होते हैं, मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल. मेगास्पोरोफिल, मेगा वर्ड इज़ यूजफुल फॉर फीमेल एंड माइक्रो इज़ यूज फॉर मेल. तो मेगास्पोरोफिल्स, अब इसके अंदर एक चीज़ क्या होती है, कोन प्रेजेंट होता है, कोन, या जिसको हम स्ट्रोबिलस भी बोलते हैं, कोन और स्ट्रोबिलस. स्ट्रोबिलस जो है वो एक सिंगुलर है. अगर हम कोन्स लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्ट्रोबिलाई. दे आर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई. तो जैसे उसके अंदर मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल डेवलप हो गए थे टेरिडोफाइट्स में, यहाँ पे कोन्स डेवलप हो जाते हैं. टेरिडोफाइट्स का एक एग्जांपल है साल्वेनिया, जिसके अंदर आपको कोन्स मिलेंगे. अदरवाइज दे जस्ट हैव अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम मेगा और माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कोन है, जो मेगास्पोरोफिल्स हैं या माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, वो इस तरह से इकट्ठे होकर कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं. इसका जब मैं आपको पिक्चर शो करूँगी देन यू विल मेक इट मोर क्लियर. सो द फीमेल मेगास्पोरोफिल विल फॉर्म द फीमेल कोन and microsporophyll will form the male cone.
वो डिपेंड करेगा कि दोनों मेल और फीमेल कौन सेम प्लांट पे भी हो सकते हैं, सेम ट्री पे भी हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट पे भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, वो डिपेंड करेगा। लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट होता है कि जो इसके मेगास्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरोफिल जो कोन्स हैं वो उनकी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती जैसे कि टेरिडोफाइट्स में थी। टेरिडोफाइट्स में क्या था कि जो मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल जो स्पोरेंजियम है वो एक अलग से इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर बन के सर्वाइव कर सकता था, लेकिन यहाँ पे ये स्पोरेंजियम कोन्स के अंदर ही रहेगा, ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। So they will aggregate to form megasporophil will form female cone and microsporophil will form male cone. Now female gametophyte has archegonia. वो तो मैंने आपको टेरिडोफाइट्स में भी दिखाया था कि archegonia inside which the female gamete और ovum will be formed, जिसके अंदर फिर जो sperms हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज पॉलिनेशन इज डायरेक्ट एज स्टिग्मा इज एब्सेंट। तो जैसे कि आपको पता है इसका जो अपर सरफेस होता है उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, जो कि एंजियोस्पर्म्स में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टिग्मा वगैरह नहीं होता, मेगास्पोरोफिल्स डायरेक्टली ओपन होते हैं, तो जो पॉलिनेशन है वो डायरेक्ट होती है। मीन्स जो माइक्रोस्पोरोफिल है या मेल कोन है उसके अंदर स्पोरेंजियम होगा, उसके अंदर मेल गैमेट्स फॉर्म होंगे। वो मेल गैमेट्स एक्चुअली 2 मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं जिसमें से एक फंक्शनल होता है। वो मेल गैमेट्स क्या करते हैं, फिर एयर करंट के थ्रू फीमेल गैमेट के पास पहुंचते हैं, ठीक है, जो फीमेल कोन होता है उसके पास पहुंचते हैं और उसके अंदर जो आर्किगोनिया होता है उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं फॉर फर्दर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स अगर हम देखें तो साइकस, पाइनस, सिड्रस एंड स्क्यूआ। तो स्क्यूआ जो है इसको हम रेडवुड ट्री भी बोलते हैं क्योंकि ये सभी जिम्नोस्पर्म्स में से सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। सो स्क्यूआ इज़ द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेडवुड ट्री, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स मैंने आपको बताया कि वो ट्री में डेवलप हो जाते हैं तो इनकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक भी सर्वाइव कर सकते हैं, इनकी एज भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स होती है। तो इसमें से जो हाईएस्ट टॉलेस्ट प्लांट है वो सिक्वुआ है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जिम्नोस्पर्म्स, द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ लेट्स सी द लाइफ साइकिल ऑफ द जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। So let's see the life cycle of gymnosperms. As you know, the gymnosperms are heterosporous, means they form both megaspores and microspores, as we have discussed in pteridophytes also. So 2 types of spores will be formed by gymnosperms because they have different male and female cones, okay. So we'll start with the main plant body, which is a sporophyte with a well developed root, stems and leaves. And you know that in gymnosperms I have given 2 examples, Pinus and Cycas. So if you will see, I will be sharing a picture with you, the tree, Pinus tree and Cycas tree. So if you will find the structure over the on this tree, there is a cone like structure present which is male and female cone. Actually these cones are formed by the sporophylls, as we have already discussed that the reproductive organs in this case are the leaf like structure which are called sporophylls. In case of males it is called microsporophyll and in case of female it is called megasporophyll. And these sporophylls, they aggregate to form the cone like structures. So this is the smaller one is the male cone and the bigger one is the female cone. This can be both male and female cone can be present on the same plant or tree or maybe on the different plant or tree depending upon the type of plant. Like in case of Pinus, both male and female cones are present on the same tree, whereas in case of Cycas they are present on different plant or tree, okay. Now let's see the life cycle, how they reproduce. So if you will see the female cone, it is like this is a female cone, they have a sporophylls over there which is called megasporophyll, okay. And similarly on the male cone they are called microsporophylls. So I have shown here the inside structure of mega and microsporophyll. So over the male cone
the microsporophyll, inside the microsporophyll there are microsporangia in which microspores will be formed. And here in case of female cone, if you will see, this I have shown is the megasporophyll. तो ये वाला जो मैंने स्ट्रक्चर आपको शो किया है, this is the megasporophyll, and over the megasporophyll there is a ovule present. ओके, तो जो कोन अगर आप देखेंगे उसके ऊपर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड मेगास्पोरोफिल्स, और उसके ऊपर कहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स. ठीक है, बिकॉज देयर आर द प्लांट्स विद नेकेड सीड्स. तो इसके अंदर जो ओव्यूल है उसके बाहर कोई ओवरी वगैरह प्रेजेंट नहीं है, जो कि एंजियोस्पर्म्स में होती हैं. तो मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर डायरेक्टली इस तरह से ओव्यूल्स अरेंज होते हैं. इनसाइड द ओव्यूल द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम. सो it is not actually like this structure, this is the ovule, and inside the ovule megasporangium is present. It is also called as nucellus. Okay, so it is acting like a nutritive tissue till the seed formation happens. Okay, so this is called, this is the megasporophyll outside. Inside the megasporophylls there is a ovule, and inside the ovule there is megasporangium or nucellus. Now inside the nucellus, if you will see, these are the diploid cells. तो nucellus के अंदर diploid cells होते हैं. इन diploid cells में से कोई भी एक सेल, it will act like a megaspore mother cell. तो इन जो फीमेल मेगास्पोरेंजियम के अंदर या न्यूसेलस के अंदर जितने भी डिप्लॉयड सेल्स हैं, उनमें से कोई एक सेल किसकी तरह वर्क करेगा, एक्ट करेगा, मेगास्पोर मदर सेल. दिस मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस. सो इट विल अंडरगो मियोसिस, क्योंकि यहाँ पे इसको क्या करना है, गैमेट फॉर्म करने हैं, और ये ऑलरेडी डिप्लॉयड है, तो इसको गैमेट फॉर्म करने के लिए हैप्लॉयड होना पड़ेगा बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. विद द मियोसिस इट विल फॉर्म 4 मेगास्पोर्स. ठीक है, मियोसिस करके ये 4 सेल्स बनाएगा जिनको हम बोलेंगे 4 मेगास्पोर्स. आउट ऑफ दिस 4 मेगास्पोर्स 1 विल बी फंक्शनल. तो इन चारों में से एक ही फंक्शनल होगा, जो कि फर्दर फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा. फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, अब जैसे यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम था, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट से, जिसके सेल्स जो है वो हैप्लॉयड होंगे, क्योंकि ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू की तरह ही एक्ट करेगा. नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट. इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट देयर आर 1 or 2 सेक्शुअल स्ट्रक्चर प्रेजेंट विच विल अंडरगो फर्टिलाइजेशन, विच आर कॉल्ड आर्कीगोनिया. और आर्कीगोनिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओवम, जो कि एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन करेगा. ठीक है, इज इट क्लियर? फर्स्ट द फीमेल कोन इज देयर. ओवर द फीमेल कोन देयर आर मेगास्पोरोफिल्स. ओवर द मेगास्पोरोफिल्स देयर आर ओव्यूल्स, and inside the ovule there is megasporangium or nucellus. One of the cell of nucellus or megasporangium undergo meiosis to form 4 megaspores. Out of these 4, 1 will be functional, other 4 will degenerate. The functional one will form the future female gametophyte. Inside the female gametophyte 1 or more archegonia are present. So I have shown here, this is the megasporophyll, this is female gametophyte, and these are archegonia. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द मेल कोन. मेल कोन जो है उसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं, और माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम में भी वही सेम होगा, डिप्लॉयड सेल्स होंगे. Then they will act as microspore mother cells. They will undergo meiosis to form 4 microspores. लेकिन इसमें जो चारों microspores हैं, they all will be functional, not like this, in which 3 was functional, 1 was non-functional, 1 was functional, 3 was non-functional. So here the microspore mother cells, they will undergo meiosis to form 4 microspores which will be all functional. तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स फॉर्म हो जाएंगे, और इन माइक्रोस्पोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, पोलन ग्रेन्स. नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स. दे आर विंग्ड. इनके ऊपर ऐसे छोटे छोटे विंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये एयर करंट के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं. ठीक है, क्योंकि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो अपने प्लेस पे ही रहेगा. मेल कोन से पोलन ग्रेन्स फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ट्रांसफर होंगे. सो हेयर यू कैन सी द पोलन ग्रेन्स, दे विल मूव along with the air current, they will enter into the micropyle. ये जो ओपनिंग होती है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, जहाँ से जो पोलन ग्रेन्स है वो इसके अंदर एंटर करते हैं. When these pollen grains enter, they will form a tube-like structure, और इस तरह से ये इसके साथ फ्यूज़ कर जाएंगे, and they will form the future seed. तो ये जो सीड है
ये नेकेड सीड है क्योंकि इसके बाहर कोई भी ओवरी प्रेजेंट नहीं है, जो कि नॉर्मली एंजियोस्पर्म्स में होता है, ठीक है. सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. आई विल शेयर वन वीडियो विद यू, सो दैट एनिमेटेड वीडियो, then you will find this video and you will be more clear with the life cycle. Okay, so this is all about division gymnosperms. After this, the fourth division, that is angiosperms. Angiosperms have been cut from the syllabus for this session only. As I told you, 30% syllabus has been cut, so I will be sharing that deleted syllabus in your group. Then you can find that angiosperm life cycle, everything. So this is the last topic of kingdom Plantae, which is the plant's life cycle and alternation of generation. So plants life cycle, basically we have already discussed about the life cycle of various plants. This is just a general overview ki how the plants, they show the different stages, haploid stage or diploid stage, how gamete formation takes place, what kind of cell division takes place in gamete formation, and what kind of cell division takes place after zygote formation or zygote development. So basically you know that we have already discussed there are two types of the main plant body. The plants can either reside in the form of gametophyte or sporophyte. So we have already studied कि दो stages हो सकते हैं जिसमें main plant body survive करती है. Either it can be gametophyte or it can be sporophyte. Gametophyte is generally haploid and sporophyte is generally diploid. तो जो gametophyte है ये haploid होती है ऑलरेडी, और जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं, इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन दैट केस. ओके, मीन्स हाउ द gametes are being formed, how fertilization takes place, how the zygote development takes place. So the two stages, the two structures can be there, either gametophyte or sporophyte. अगर gametophyte है तो वो डायरेक्टली gametes को बना देता है क्योंकि gametes are always haploid. Gametes are always haploid. तो अगर हमें, आपको पता है कि सेल डिवीज़न दो टाइप की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस. सेल डिवीज़न इज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस. In case of mitosis, you know that diploid cell will form diploid cell, and in case of meiosis, diploid cell will form haploid cell. Okay, so depending upon the type of plant body, they will undergo mitosis or meiosis to form the gametes. Like अगर gametophyte है मेन प्लांट बॉडी, जैसे कि हमने किस में स्टडी किया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा में, उस केस में gametophyte थी प्लांट बॉडी, तो उनको डायरेक्टली गैमेट फॉर्मेशन करने के लिए माइटोसिस करना पड़ता था बिकॉज दे वर ऑलरेडी हैप्लॉइड. एंड इफ द बॉडी इज स्पोरोफाइट देन इट विल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म द हैप्लॉइड gametes. Okay, so clear? So there are three types of life cycle we have studied already. This is the general view: haplontic, diplontic, haplodiplontic. So haplontic and diplontic are the generally that depending upon from which stage the life cycle has been started, and haplodiplontic shows both the stages, both gametophyte and sporophyte. ठीक है, अगर हम haploid term यूज़ करें that is for gametophyte, if we are using diploid term that is for sporophyte, that is obvious. So first we'll start with the haplontic life cycle. So in case of haplontic life cycle, its main plant body is a gametophyte. Haplontic means it has been started from the stage which is in the haploid form. So gametophyte is a haploid form. So it is the main plant body, like in case of it is in the form of a thallus. तो इसका एग्जाम्पल भी दिखाया हुआ है मैंने, एल्गी के केस में होता है और कुछ क्लेमाइडोमोनास के स्पीशीज में भी होता है, some species of क्लेमाइडोमोनास. Now it will undergo gametogenesis. Gametogenesis means formation of gametes. It will undergo mitosis because it is already haploid. Then it will form two types of gametes, male gametes and female gametes. Syngamy means the fusion of male and female gametes. They will form the zygote. So they are already haploid, so they will form the diploid zygote. अब ये डिप्लॉइड ज़ायगोट अगर डायरेक्टली गैमेटोफाइट तो बना नहीं सकता, इसको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, तो इसको गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मियोसिस. ठीक है, तो यहाँ पे ज़ायगोट क्या कर रहा है, मियोसिस. जनरली ज़ायगोट के अंदर माइटोसिस होती है डेवलपमेंट के लिए, बट हेयर द ज़ायगोट विल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म द स्पोर्स.
Now these spores will undergo germination to form the further haploid structure, which is the gametophyte. So this is the haplontic life cycle which has been started from the haploid stage, that is the gametophyte. Examples are algae like Volvox, Spirogyra, and some species of Chlamydomonas. Now let's see the next life cycle, that is diplontic life cycle. So let's see the next life cycle, that is diplontic life cycle. In this case, as the name suggests, diplontic means the life cycle will start from the diploid stage, means the main plant body is a diploid structure which is called sporophyte, means they have a proper root, stem, shoots, everything. Okay, so they will undergo sporogenesis or meiosis to form the spores, or you can say they will undergo germination, spores will undergo germination to form the gametophyte, that is the haploid stage. Like in case of gymnosperms we have studied, अभी just हमने पहले जो जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल स्टडी की उसमें क्या था, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी थी, उसके बाद वो मियोसिस करते हैं और मियोसिस करके वो क्या फॉर्म करते हैं, एक्चुअली नॉट स्पोर्स, दे विल फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट डायरेक्टली. फीमेल गैमेटोफाइट विल गैमेटोफाइट विल बी फॉर्म्ड विच इज़ द हैप्लॉइड स्टेज. अभी हमने पढ़ा था ना, फीमेल गैमेटोफाइट स्टेज आई थी उसमें, तो दिस इज द हैप्लॉइड स्टेज. देन दे विल अंडरगो गैमेटोजेनेसिस, दे विल फॉर्म मेल गैमेट, मेल गैमेटोफाइट विल फॉर्म मेल गैमेट and female gametophyte will form female gametes. Now they will fuse with each other to form the zygote. बट यहाँ पे जाइगोट जो है वो माइटोसिस करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको क्या करना है, मेन प्लांट बॉडी को स्पोरोफाइट रखना है, डिप्लॉयड रखना है, तो देयर इज नो नीड टू डू मियोसिस. तो जाइगोट विल अंडरगो माइटोसिस फॉर द डेवलपमेंट टू फॉर्म द मेन प्लांट बॉडी, दैट इज स्पोरोफाइट. This type of life cycle is found in gymnosperms and angiosperms and in one alga only, that is the fucus. सिर्फ fucus जो है वही इस टाइप की लाइफ साइकिल को शो करता है. Now let's see the third one, that is haplodiplontic life cycle. So let's see the third type of plant life cycle, that is called haplodiplontic life cycle. As the name is saying, it will include both the stages, haploid gametophyte and diploid sporophyte. It is generally found in case of bryophytes and pteridophytes, in which, as we have already studied, that both the stages gametophyte and sporophyte will be there, but sporophyte will be formed over the prothallus, that is the gametophyte stage. It is not an independent structure. It will take the nutrition with the help of gametophyte. Okay, this is the basic difference between diplontic and haplodiplontic life cycle. So it will start from the main plant body is gametophyte, which is a haploid structure. It will undergo gametogenesis by mitosis as usual, because it is haploid, will form male and female gametes. They will undergo syngamy to form zygote, which is a diploid structure. Then it will undergo mitosis to form the sporophyte. As I told you, it shows alternation of generation. So actual alternation of generation is shown by this type of life cycle, in which both gametophyte and sporophyte will be there. So there will be an alternation of generation, and this sporophyte will remain attached to the gametophyte. So this is a prothallus or thallus like structure, and the sporophyte will develop over the gametophyte to get the nutrition, because it is not an independent structure. It is a diploid structure. Then it will undergo meiosis to form spores, and these spores then undergo germination to form again gametophyte. So this is the haplodiplontic life cycle, which is generally found in bryophytes and pteridophytes, and this shows alternation of generation. So with this we are finished with plant kingdom. As I told you, angiospermic division is not included in the syllabus this time for this session. Next we will start, in the next class we will start with animal kingdom. Common to find trees such as pinus, cedrus and cycas growing in the cooler regions of India. All of them are gymnosperms. A group of plants in which the ovules are not enclosed by an ovary wall and remain exposed or naked before fertilization, as well as post-fertilization when they develop into seeds.
these seeds germinate to give rise to new plants. If you take a look at the morphology of gymnosperms, you will notice that most of them have taproots. Moreover, in some genera, such as Pinus, the roots have a fungal association in the form of mycorrhiza, while in other genera, such as Cycas, small specialized roots called coralloid roots have an association with N2-fixing cyanobacteria. The stems of a gymnosperm can be branched or unbranched, and the leaves can be compound as in Cycas or simple as in Ginkgo. Moreover, these leaves are well adapted to withstand extreme climatic conditions as seen in balsam fir. Its needle-like leaves reduce the surface area, which in turn reduces loss of water due to transpiration. Even the thick cuticle and sunken stomata on the leaves reduce the rate of water loss. The reproductive structure of a gymnosperm is called a strobilus or a cone. And gymnosperms have both male and female strobili. Interestingly, the strobili may be born on the same tree as seen in Pinus, or on different trees as seen in Cycas. The male strobilus has spirally arranged leaf-like structures called microsporophylls, which bear microsporangia, a structure that produces haploid microspores. A few microspores develop into male gametes called pollen grains, and the rest degenerate. Another name for male strobili is microsporangia. The female strobilus is a cluster of megasporophylls which bears ovules containing the megasporangium or nucellus. The megasporangium, surrounded by a layer of envelopes, produces haploid megaspores and a megaspore mother cell which looks distinctly different from the other megaspores. The megaspore mother cell undergoes meiosis to give rise to 4 haploid megaspores. One of these spores develops into a multicellular female gametophyte. The female gametophyte further bears 2 or 3 female sex organs called archegonia, which develop inside the ovule. The development of archegonia is followed by the fertilization process, during which pollen grains released from the microsporangium are carried by air currents and come in contact with the micropyle, an opening in the ovules. A pollen tube sprouts from the pollen grain and grows towards the archegonium, where it discharges the male gametes. These gametes fuse with the egg to form a zygote. Post-fertilization, the zygote develops into an embryo and the ovule into a seed. Interestingly, gymnosperms were the first plants to have a seed habit. Today, gymnosperms are widely used to make products such as varnish and cosmetics. They also provide us with lumber